तो तमाम संघर्ष के बाद फिर से जो है हम लोग तैयार हैं, ठीक है। तब शुरुआत करें एकदम। तीसरी बार है ये। अच्छा, कुछ और समस्या? अब तो हमको लेने आ गए हैं, कुछ जरूरी बात? ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग हार नहीं मानेंगे। बिना क्लास चला खाना नहीं खाना। जो काम हम लोग जो है कोई भी काम हो तो बड़ा गंभीर समझ लेते हैं, तो उसके लिए कोई नहीं। चलो ठीक है, तो तैयार हैं हम लोग। वही तैयारी से एक बार फिर शुरुआत करते हैं। तो फिर से वही क्वेश्चन पूछूंगा एक बार, ठीक है। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, सब लोग बढ़िया है ना? आज का जो सबक है, अगर आप इस कहानी के माध्यम से, जो कहानी बताने जाएंगे, इस कहानी के माध्यम से सीखेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। समझने वाला व्यक्ति बहुत कुछ समझ जाएगा। सवाल यही था कि नौकरी करना कितना मुश्किल है और कितना आसान है, पुलिस की नौकरी। तो ये कहानी बता देगी आपको। तो मुंशी प्रेमचंद की बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी रही। तो एक नवयुवा जो कि दारोगा बन जाता है अंग्रेजों के टाइम में, तो अपने घर के चबूतरे पे बैठ के भोजन कर रहे होते हैं। पास ही में जो है उनकी कुर्सी पे पिताजी बैठे होते हैं, जो कि रिटायर हवलदार होते हैं, हुक्का पी रहे होते हैं। हाथ से वो युवा जो है खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो हवलदार बोलते हैं अपनी घरवाली से, अपनी पत्नी से बोलते हैं कि भाग्यवान, घर में 1-2 चम्मच रखा करो, बेटा आपका दरोगा हो गया है, तब तो बड़े बड़े अफसरों का घर आना जाना रहेगा, कभी कभार आ जाया करेंगे बड़े अफसर, तो चम्मच होनी चाहिए घर में। और फिर अपने आप को कोसते हुए धीमे आवाज में बोलते हैं कि हम तो जो है हवलदार के हवलदार ही रह गए, कुछ कर नहीं पाए अपनी लाइफ में। तो वही युवा जो दरोगा बेटा है बोलता, क्या पिताजी, आप हवलदार भी बड़े जोरदार किस्म के थे, वरना ये ऊंची हवेली नहीं बनती। ये जो ऊंची हवेली बनी है वो सब आप ही के बल पे तो बनी है। कह रहे हाँ बेटा, सो तो है, पर जिम्मेदारियां इतनी हैं कि अब बूढ़े कंधे हो गए हैं, भार नहीं उठा पाएंगे। तुम्हारी 2 छोटी बहनें भी हैं, उनकी शादी भी करनी है, तो बेटा अब तुम ही देख लेना, तुम ही शादी करना। तो दरोगा जो उनका लड़का होता है, नाम बंसीधर होता है, बंसीधर कहता है कि पिताजी आप इतना तनाव ना लीजिए, 2 बहनों की शादी का जिम्मा मैं खुद उठा लूंगा। जो वाहन की बात है, जो गाड़ी की बात है और रहने की बात है, तो वो सरकार देगी। और बाकी जो महीने का वेतन आएगा, उस वेतन से मैं अपना खर्चा निकाल के बाकी तुमको भेजता रहूंगा। 300 रुपया प्रति माह का वेतन मिलता था उस टाइम पर। तो हुक्का पी रहे हैं पिताजी बंसीधर के, एकदम जोर से लगाते हैं और कहते हैं कि बेटा, ये जो महीने का वेतन है ना, ये पूर्णमासी की चांद की तरह होता है, जो एक बार तो दिखता है, फिर घटते 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 गायब ही हो जाता है। फिर जो है एक बार फिर से दम लगाते हुक्के में और कहते हैं कि बेटा ठीक है, वेतन तो ठीक है, पर जो बरकत चढ़ावे में है ना, वो और किसी में नहीं है। अरे तुम्हें क्या पता
चढ़ावे में तो श्रद्धा होती है, ये तो भगवान की ईश्वर की कृपा है। और ये शब्द बोल के फिर कहते कुछ भी हो गुनगुनाने लगते हैं, जो असली बरकत है वो चढ़ावे में है। लड़का युवा होता है तो ईमानदारी का एकदम लहू दौड़ रहा होता है, तो इस बात को सुन के जो है थोड़ा मायूस हो जाता है कि पिताजी मतलब वो चढ़ावा मतलब रिश्वत की बात कर रहे हैं। तो भोजन करने के बाद फिर जो है अपना कर्तव्य की ओर चला जाता है, ड्यूटी पर अपना चला जाता है घर से बाहर। तो महकमे में भी यही चर्चा चल रही होती है कि देखिए बड़ा ईमानदार दरोगा है, नया नया सिक्का है, नया नया विभाग में आया है, और हर कोई अंग्रेजी हुकूमत का आला अफसर जो है इसको अपने साथ रखना पसंद करता है। इसकी एक ही नीति है, न खाता है न खाने देता है। तो विभाग में चर्चा चल रही होती है, दूसरा कहता है अरे देखते हैं नया नया सिक्का है तो ज़्यादा चल रहा है, जरा घिसने दो तब देखा जाएगा कितना चलता है। तो यही चर्चा चलती है, तो अपना गश्त पे निकल जाते हैं दरोगा जी। तो काफ़ी सराहनीय काम किए, काफ़ी अपराधों को रोका, सम्मानित हुए, तो दरोगा से बड़े दरोगा हो गए। तो फिर घर आते हैं, छुट्टी अपना लेकर के घर आते हैं। घर आके माताजी से मिलते हैं, पाँव छूते हैं, हाथ धुलने के लिए बोलती हैं माता के, अच्छा हाथ धुल लीजिए, खाना लगा है, खाना खा लो। तो हाथ धुल के घड़े से पानी निकाल के हाथ धुलते हैं, और फिर माँ ने जो शॉल ओढ़ी रखी होती है उसी से हाथ साफ करना शुरू करते हैं, और देखते हैं कि शॉल फटी होती है। तो कहते क्या माँ, अभी तक पिताजी ने आपकी शॉल नहीं बदलवाई क्या? तो कह रहे अरे नहीं रे, तुझको नहीं पता कितनी जिम्मेदारी है घर में, 2 जवान बेटियां हैं, उनका शादी ब्याह तो देखना। अरे तो पूरा 250 रुपये भिजवाया था ना, फिर क्या फ़ायदा हमारे दारोगा होने का, ये हेड लगाने का, हम आपको अपने पैसे से 1 साल तक नहीं दिला सकते। अरे तू क्या जाने, उसकी माँ बोलती है अरे तू क्या जाने, इतना ही बहुत है कि हमारे घर में 2 जवान लड़कियां होते हुए हम उनके रिश्ते की बात करने कहीं नहीं गए, हम नहीं गए किसी की मन्नत इजारत करने। वो लोग आते हैं कि दारोगा की बहनें हैं, रिश्ता कर लीजिए, इतना ही बहुत है बेटा। तो कहता सो तो है, कोई बात नहीं। फिर भोजन करता है, करने के बाद जो है पिताजी जो कि आंगन में हुक्का पी रहे होते हैं, रिटायरमेंट के बाद क्या चलेगा, हुक्का चलेगा, वही पी रहे होते हैं। उनसे मिलता है कि पिताजी, तो पिताजी देख के कहते हैं लड़के दूर के, आओ बरखुरदार, अब तो ओहदे में भी तरक्की हो गई है आपके, अब तो दरोगा से बड़का दरोगा हो गए हो। उठते हैं, चबूतरे से उठ के आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि बेटा ठीक है, ध्यान ओहदे पे रखना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ध्यान ओहदे पे रखना, क्योंकि ओहदा जो है पीर का मजार होता है, मगर निगाह उस चढ़ावे पे रखना, निगाह जो है चढ़ावे पे रखना। ये बात कह के नजरें चुराते हैं अपने बेटे से, क्योंकि वो जानते कि ईमानदार है, इसकी खोपड़ी में बात घुस नहीं रही है, नौकरी करना इसको आता नहीं है, ये ईमानदारी का जो है पट्टा पहने हैं और वह इसी में रह जाएगा। तो सिखा रहे हैं नौकरी के गुर अपनी भाषा में वो लोग। तो नजरें चुरा के जो है फिर पीछे मुड़ते हैं, ताकि जो बात कहनी है वो आंखों में आके डाल के कह नहीं पाएंगे। उनको ही पता है कि बेटा ध्यान जो है चढ़ावे पे रखना। अब देखिए जो जरूरतमंद होगा वो तो तुमको चढ़ावा चढ़ाएगा। अब बेगैरत गरीब को जब भगवान ही नहीं देता तो वो तुमको क्या देगा। तो इस तरह से नौकरी करना, ये कह के जो है फिर अपना मुड़ के बैठ जाते। लड़के को गुस्सा आता है बंसीधर दरोगा कि हमेशा यही बात करते हैं रिश्वत की, जबकि मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ, यही बात की जाती है। तो ऐसे ही समय बीतता गया, फिर अपना ड्यूटी पर आए। तो रात की गश्त चल रही थी, बैठे अपना चौकी पर, पड़ोस में ही घाट था एक, जहाँ से रास्ता जाता था कानपुर को।
तो घाट पे बैठे हुए अपना ड्यूटी दे रहे थे, घाट के पड़ोस में बैठे हुए चौकी कोतवाली में ही ड्यूटी दे रहे थे। तो वहाँ से रात के समय, रात के 2 बजे बैलगाड़ियों के गुजरने की आवाज़ आती है। तो दारोगा बंसीधर चूँकि ईमानदार है, अपने कर्तव्य के प्रति सजग है, तो उठ करके अपने दीवान को लेके साथ चलते हैं कि चलो देखो क्या होता है, क्या हो रहा है उधर। तो जाते हैं, बैलगाड़ियों का एक पूरा समूह गुजर रहा होता है घाट से। तो उनको रोका जाता है कि भाई रुकिए, आप लोग कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ वार्तालाप होता है। तो बैलगाड़ी के समूह में से एक सदस्य बोलता है कि साहब, ये जो है सेठ जी की गाड़ियाँ हैं। कह रहे कौन सेठ है? कह रहे वो गोविंदपुर वाले जो सेठ हैं उन्हीं की गाड़ियाँ हैं, पंडित आलोपी दीन जी की गाड़ियाँ हैं। अच्छा, उनकी गाड़ियाँ हैं। ये बंसीधर दारोगा बोलते हैं कि सर आप जानते हैं? अच्छा, तो फिर ये कहाँ तक जा रहे हैं आप? कह रहे हम कानपुर जाएंगे। कानपुर बैलगाड़ियों से जाओगे? कहा नहीं हुजूर, बैलगाड़ियों से नहीं जाएंगे, हम तो सिर्फ घाट पार कराएंगे और जो माल है उसको उतार के फिर वापस आ जाएंगे। तो दारोगा बंसीधर कहते हैं माल? क्या माल लदा है इसमें? तो बोरियो में होता है नमक। आपने एक कहानी सुनी, नमक का दारोगा। तो नमक होता है, नमक की कालाबाजारी हो रही होती है, जिसपे सरकार जो निजी हुकूमत है उसने कुछ नियम बनाए, कालाबाजारी नहीं हो सकती उसको रोकने के लिए। तो कहा नमक है, ये तो आप लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, ये तो गलत है। तो दारोगा बंसीधर चूंकि ईमानदार है, अपने सिपाहियों से बोलते हैं कि इनको गिरफ्तार कर लीजिए, हिरासत में ले लीजिए। तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि आगे बढ़े। तो दोबारा ऊंची आवाज में बोलते हैं इनको हिरासत में ले लीजिए, तुमको सुना नहीं देता क्या? तो वो आगे बढ़ते हैं। तो सदस्य जो कि बैलगाड़ियों के समूह में था वो कहता है कि हुजूर काहे इतना जुल्म कर रहे हो, 1 घंटे की मोहलत दे दीजिए, सेठ जी को बुला के ले आता हूँ। तो कह रहे 1 घंटा नहीं, 15 मिनट में आइए। क्या ठीक 15 मिनट? दौड़ के जाते हैं, 15 मिनट में अपना सेठ जी को बुला करके लाते हैं। सेठ वही पंडित आलोपी दीन आते हैं, कहते हैं हुजूर का आशीर्वाद, हाथ जोड़ के जो है अभिवादन करते हैं। कहते हैं मालिक, हमसे क्या अपराध हो गया, हमसे क्या गलती हो गई जो हमारी बैलगाड़ियां रोक ली आपने? कहा तुमको पता है तुम ये नमक की कालाबाजारी कर रहे हो, इस पे कानून है। तो सेठ जी क्या बोलते हैं, अरे हुजूर क्या नमकी बातें कर रहे हैं, कोई मीठी बातें कीजिए ना। तो क्या मतलब? तो अपने वो सदस्य को कहते हैं, जिसका नाम दीवान होता है, दीवान से कहते हैं कि दीवान साहब के यहाँ जो है सुबह तक 3 बोरियां चली जानी चाहिए नमक की। तो कहते हैं रिश्वत देने की बात कर रहे हो तुम? कहने से रिश्वत नहीं, ये तो चढ़ावा है, ये तो प्यार है, ये तो प्रेम है, रिश्वत नहीं है हुजूर। क्या नहीं, गिरफ्तार कर लो इसको। अब सेठ जी को कौन गिरफ्तार करे? पहले से जो प्रक्रिया चली आ रही थी उसको कैसे, बड़ा मुश्किल है। सेठ जी को पूरे क्षेत्र के सेठ जी थे, 25 गांव के मालिक रहे सेठ जी, जमींदार, उनको कैसे गिरफ्तार कर ले? तो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है किसी की कि उनको गिरफ्तार किया जाए। तो सेठ जी कहते हैं अच्छा दीवान, लगता है हुजूर को हमारी जुबान पर एतवार नहीं है, 1000 का नोट पेश किया जाए। 1000 का नोट। तो बंसीधर चूंकि ईमानदार नवयुवा है, कहते अपनी जुबान बंद कर लो सेठ, वरना तुमको गिरफ्तार कर दूंगा, जेल में डाल दूंगा। अरे साहब नहीं, मालिक जेल में डालोगे? नहीं ऐसा नहीं, 1000 नहीं 10,000 पेश करता हूँ। 10,000? क्या तुमको सबक सिखाना पड़ेगा। अरे हुजूर 10,000 नहीं 30,000 देता हूँ, और इस नमक की खातिर नहीं, अपनी इज्जत की खातिर दे रहा हूँ। तो कहा तुम न मानोगे नहीं। बंसीधर ठहरे, ईमानदार दारोगा, हिरासत में ले लिए माल को भी और सेठ जी को भी। फिर कलेक्टर के सामने पेशी होती है, अदालत की सुनवाई होती है। तो अदालत जो कलेक्टर साहब ही जज की भूमिका में रहते हैं,
बोलते हैं कि जो सबूत रहा, जो माल रहा, वो पेश किया जाए। जब माल बोरिया खोल के पेश किया जाता है तो उसमें नमक की जगह अखरोट निकलता है, जबकि बंसीधर ने खुद चेक किया था कि नमक थी, नमक की जगह अखरोट निकलता है। कलेक्टर खड़ा हो जाता है, अरे ये तो सेठ जी पर झूठा इल्जाम लगाया। झूठे इल्जाम लगाने में, इतने संभ्रांत व्यक्ति को बदनाम करने के आरोप, संगीन आरोप लगा करके दरोगा, ईमानदार दरोगा बंसीधर को बर्खास्त कर दिया। तो विभाग में चर्चा वही करते हैं वही लोग कि देखा नया सिक्का था ना, घिसा जरा सा, अरे घिसा छोड़ो, रहा ही नहीं विभाग में, निकाल के फेंक दिया। कह रहे किसने निकाला? अरे वही जो गोरा कलेक्टर रहा उसी ने तो निकाला है। वो कौन सा दूध का धुला है या कपड़े धोने के साबुन से घिस घिस के थोड़ी ना गोरा हुआ है। यहां राज करने थोड़ी आई अंग्रेजी हुकूमत, यहां तो व्यापार करने आई है। ये चर्चाएं चल रही हैं। ईमानदार दरोगा बंसीधर जो है अपना घर आ जाते हैं। अब मतलब खबर पहुंच जाती है कि हाँ ये जो है अब बर्खास्त हो गए हैं। उससे पहले ही जो है दारोगा जी के पिताजी जो रिटायर हवलदार थे तिलमिला जाते हैं एकदम, गुस्से से रसोई के अंदर आते हैं जहाँ उनकी पत्नी होती है। तो कहते बुढ़िया, अपनी पत्नी को, बुढ़िया देख ले अपने लड़के की करतूत, क्या हुआ बताओ, तो बताओ। 10 गांव के कौवे भी कह रहे हैं कि इसने सेठ जी पर हाथ डाल दिया। अरे 40,000 रुपया दे रहे थे, दोनों लड़कियों की शादी हो जाती, इसको नौकरी करना नहीं आता, 4 किताबें क्या पढ़ लिया, कैसा नालायक बेटा पैदा किए। इस तरह से जो है ताने मार रहे हैं। तो बढ़िया कह रही है, अरे वो कौवे कौन है, उन कौवों को तो बुला के तो लाओ। ठीक है, वो कौवे कौन है? अरे कहने दो, ये तो बातें होती हैं। तो फिर खैर बंसीधर जो है अपने घर आते हैं तो बड़े मायूस वही सोचते हैं कि देखिए ईमानदारी का जो है सबक और ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाते हुए मुझे बर्खास्ती मिली, विभाग से निकाल दिया गया। कोई बात नहीं, वो इसी विरह में डूबे होते हैं। तो उनके घर के आगे जो है एक रथ रुकता है आकर के, रथ, उसमें से वही सेठ जी उतरते हैं, पंडित आलोपी दीन जी। उनको देख करके बंसीधर के पिताजी एकदम घर से बाहर आते हैं। अरे अरे सेठ जी, हाथ जोड़ते हैं, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, भूल हो गई, ये कैसा नालायक बेटा पैदा किया हमने, बस ये समझ नहीं पाया आपको। तो आलोपी दीन की और इनके पिताजी की, इनके परिवार की वार्ता शुरू होती है यहाँ। तो आलोपी दीन कहते हैं, अरे नहीं, तुम रहे हवलदार के हवलदार ही, तुम अपने इस हीरे जैसे बेटे को पहचान ही नहीं पाए। अंग्रेजों ने पहचान लिया इस फूल को, जो ये फूल खिला था इसको पहचान लिया, पर तुम नहीं पहचान पाए। बंसीधर के करीब आते हैं, कहते हैं आपका लड़का बड़ा ईमानदार है। आजकल ऐसे पुलिस वाले कहाँ मिलते हैं जो अपने कर्तव्य के चलते, ईमानदारी के चलते अपनी नौकरी छोड़ दें, नौकरी चले जाए। ऐसे कहाँ मिलते हैं जो इतना लालच देने के बावजूद भी ईमानदारी से अपने ड्यूटी को निभाए, ऐसे कहाँ मिलते हैं। तो बंसीधर कहते हैं कि सेठ जी अब शर्मिंदा ना करो मुझे इतना कह करके, क्योंकि अब मैं दारोगा नहीं रहा हूँ। सेठ आलोपी दीन कहते हैं कि मुझे पता है आप दारोगा नहीं रहे हैं, मेरी वजह से आपकी नौकरी गई है, मगर मैं आपको एक अवसर देता हूँ। तो अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालते हैं और एक लिफाफा निकालते हैं। कहते हैं अरे खोलो इसको बंसीधर, खोलिए। इसमें एक लिफाफा में एक पेपर है और उसमें मेरे साइन हैं। मैं आपको आज से अपनी जिम्मेदारी का जनरल मैनेजर, दीवाने आजम जिसको बोला जाता है, नियुक्त करता हूँ। और 300 रुपये महीना की नौकरी कर रहे थे, 10,000 रुपये महीना की नौकरी पे तुमको रखता हूँ। तो बंसीधर जो है बड़ा सोचना पड़ जाते हैं कि यार 10,000 की नौकरी, और रिटायर हवलदार जो कि उसके पिता थे और सब लोग के जो है ये सोचना पड़ जाता है कि नालायक जो है मना ना कर दे इस नौकरी को। 10,000 की नौकरी, 300 रुपये की प्रतिमा की नौकरी अब 10,000 की मिल रही है, घर पे आई है नौकरी, ये मना ना कर दे।
कि मैं इनके अंडर में काम नहीं करूँगा, तो उसके पिताजी बोलते हैं, ऐसे इशारा देते हैं, पीछे करते हैं इशारा, रख ले इसको, रख ले। वो चुप रहता है, कुछ नहीं बोल पाता उस टाइम पे। तो कहता है इतने में ही पंडित आलोपीन दूसरी जेब में हाथ डालते हैं कुर्ते की, और एक गड्डी निकालते हैं नोटों की, और नोटों की गड्डी निकाल करके बंसीधर को पकड़ाते हैं कि लो, ये 10,000 रुपये की जो नौकरी लगी है वो अलग है, ये 30,000 रुपये हैं। तो मना कर देता है कि नहीं, पैसे नहीं ले सकता मैं। इतने में जो है उसके पिताजी आगे आते हैं, कहते हैं अच्छे, अरे तो तुम रख लो, अच्छे हवलदार, तुम रख लीजिए पैसे। तो रख लेते हैं कि चलो लड़की की शादी हो जाएगी, 2 जवान लड़कियां, शादी हो जाएगी। तो दारोगा इस भरोसे नहीं रहना कि 10,000 ही दे रहा हूं, गाड़ी भी दूंगा, घोड़ा भी दूंगा, तुम्हारे घर हमेशा गाड़ी घोड़ा रहेगा, और ये जो रथ है ये रथ भी रहेगा आपकी खिदमत में, ये रथ आपकी खिदमत में हमेशा मौजूद रहेगा। इतना कह करके जो है अपना सेठ जी चले आते हैं। चर्चाएं चलती रहती हैं, वो अपना नौकरी पकड़ लेते हैं। यही एक कहानी थी। इस कहानी से ये तो सीख सकते हैं कि संघर्ष तो आएगा, बर्खास्त भी होना पड़ सकता है। अगर आप ईमानदार, आपने ठान लिया, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम भी आज के टाइम में यही कह गए थे, उन्होंने बोला स्पष्ट कि व्यक्ति के सामने कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं होती है कि वो अपने मूल्यों के साथ समझौता कर ले। अगर उसने ठान लिया कि अपने उसूलों मूल्यों के साथ समझौता नहीं करना, तो वो नहीं करेगा। ये ठान ले, बस दृढ़ संकल्प ले ले। अगर आप ईमानदार हैं तो ईमानदार बन ही रहेंगे, ये आपके उसूलों में है, तो आप अपने उसूलों को नहीं बुला सकते हैं। ये आप पे निर्भर करता है और किसी पे नहीं। तो जो ईमानदार है उसको तो संघर्ष करना पड़ेगा। नौकरी करने में उसी के सामने दिक्कतें आएंगी, अड़चने आएंगी, वरना तो बाकी आलोचना करते रहेंगे, विभाग में रहते रहेंगे, खुद को कोसते रहेंगे कि हम तो यहीं के यहीं रहे, हम तो ये कि ये रहे, सब चलता रहेगा। तो ईमानदारी, दृढ़ संकल्प, बेईमानी, सब इस कहानी के माध्यम से उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।